प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने बेसिक सिलेक्शंस देखा था। आज अपन उसी सिलेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सिलेक्शन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हो ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, जितने भी तरीके से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, अपन उनको वन बाय वन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं जो जो लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं पहले समझा रहा हूँ, समझना उसको, और फिर जहाँ पे नीड है उसको अप्लाई कर देना। लाइक पहले वाला अपन ने देख लिया, तो मैं फर्स्ट वाले सिनेरियो को फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्या है? इफ़ वी कैन सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स among and distinct objects, ठीक है। then number of possible selections is equal to NCR, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको NCR के बारे में पता होना चाहिए। लाइक अगर आप NCR की बात करते हो और आपको NCR पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पहले डिस्टिंक्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्टिंक्ट वाले अपन केस कवर करते हैं। यानी अगर आपके पास में सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है और उनमें आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहला सिलेक्शन हमारा हो चुका है कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमें आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तब हमारे पास में एनसीआर आ गया। अब इसी में अगर हमें ऐसा बोला जाए कि इफ वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स among n distinct objects, then, ठीक है। मतलब अब आपको क्या कर रहा है, अब आपके पास में वही है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही हैं, लेकिन सिलेक्शन करने के लिए उसने क्या बोला है कि अब आप कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो और सारे भी कर सकते हो। तो अब आपके पास में टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने होंगे? तो देखो, यहाँ से हमें इतना तो पता है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। और अगर मैं 0 और मोर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 0 भी कर सकता हूँ, मैं 1 भी कर सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ, और ऐसे करते करते अपन सारे ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो उसके लिए तरीका क्या आएगा? NC0। 1 करूँगा तो क्या आएगा? NC1। 2 करूँगा तो कितना आएगा? NC2। और ऐसे अगर मैं n में से n ऑब्जेक्ट करूँगा तो NCn। इसका मतलब फिलहाल अब मैं जो सिलेक्शन करने वाला हूँ वो मेरे सिलेक्शंस इतने होंगे, और ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बाइनोमियल का रोल आ चुका है PNC में, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि अगर आपको 0 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से, तो अब आपको ये नहीं लगाना दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो हमें डायरेक्टली पता है जो कितना होता है, 2n होता है, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। और इसी में अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा के उसने ऐसा बोल दिया कि इफ वी कैन सेलेक्ट एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट among and distinct objects, ठीक है। तो अभी देखो, ध्यान रखना, मैं सारा का सारा अभी डिस्टिंक्ट वाला करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तब इसी में अगर वो बोल देता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करना ही करना है। तो अगर आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, कम से कम एक तो करना ही करना है। तो NC1, NC2 और फाइनली कहाँ तक जाएंगे? NCn तक। और ये हमें पता है ये क्या है, 2n में से NC0 अब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मतलब जो चीज़ आपको बैलेंस करना है या जो चीज़ आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट इट, ठीक है। अब इसी में अगर और बाइनोमियल का हमें यूज़ करना है तो अब वो इसी में और क्या वर्ड यूज़ कर देगा कि इफ़ वी कैन सेलेक्ट at least r objects among n distinct objects, ठीक है। मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से। तो अभी तक ऊपर के 2 अप्रोचेस समझने के बाद में अब तो आपको दिक्कत ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अब हमें कम से कम आर करना, तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? NCR से। तो NCR, NCR+1, और ऐसे कब तक जाना है?
जब तक आपका NCN नहीं आता। अब इसका भी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि अब ये डिपेंड करता है R क्या है, ठीक है ना। तो इसको अब आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात करते हो तो उस कंडीशन में ये आपके पास पॉसिबिलिटीज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में जैसे अगर बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे बनते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्या पूछा जाएगा, अब बस आप वर्ड्स पे ध्यान देना। आपको बोला जाएगा हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, मान लीजिए ए बॉल फ्रॉम, हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, एटलीस्ट लिख दो, हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बॉल अमंग 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स। क्योंकि अब देखो यहाँ पे सारा का सारा जो रोल है ना वो इस चीज़ पे है कि आपके ऑब्जेक्ट कैसे हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट वर्ड दिख गया तो अब आपको इन तरीकों में सोचना है कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बॉल अमंग 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो एटलीस्ट वन चाहिए, तो अब हमें अगर डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा 31, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आ गया। और इसी में अगर वो पर्टिकुलर मेंशन कर दे तो फिर आपको उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक इसी को अगर वो ये बोले कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट at least 2 books from 10 distinct books, ठीक है। अगर आपको इस तरह से बोल दिया है कि अब आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 बुक्स सेलेक्ट करनी है, किस में से, 10 डिस्टिंक्ट बुक्स में से। तो अब आपका जो एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो 2 से स्टार्ट होगा, वो हमें दिख ही रहा है क्योंकि अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पर 10 में से तो करना है। तो दिस इज 10C2 10C3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, 10C10 तक। अब इसमें हमें R पता है तो अब हमें एडजस्ट करने के लिए क्या चाहिए, अरे इसको अगर हमें इतना अगर बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला जो हमें पता है वो इसका पता है, इसका मतलब ये वाला टर्म हमें ऐड भी करना पड़ेगा और यही वाला टर्म हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टर्म को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला क्या बन गया, ये हमारे पास में 2⁻10 बन गया, और ये माइनस का ये आपके पास क्या आ गया 1 + 10, तो आपके पास आ गया 2⁻10 माइनस का 11, तो ये कितना होता है 1024 माइनस 11, तो कितना आएगा 1013, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर आपके पास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें अगर आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला गया है देन यू डू दैट टाइप ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। अब अपन आते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से। डिस्टिंक्ट वाला तो काफ़ी आसान है, ये वाला काम तो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट ही कर देगा, लेकिन अब यही सिलेक्शन आपको करना है, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट कैसे हैं, अब आपके ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, ठीक है। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से चीज़ों को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट कर देते हैं। लाइक नंबर of ways of selecting R objects among n identical or similar objects, ठीक है। तो अब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए ये वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ डिस्टिंक्ट को आइडेंटिकल बनाने से और आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट बनाने से आपके क्वेश्चन का पूरा पैटर्न बदल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना आपके ऑब्जेक्ट कैसे हैं, फॉर्मूले हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या बोले कि हमें R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो प्रैक्टिकली इज जैसे सिनेरियो, आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, इसे कॉमन एग्जांपल फॉर ऑल, ठीक है। मान लो आप किसी भी शॉप पे गए और आपने शॉप पे जाके कुछ शॉपिंग किया और शॉपिंग करके मान लो आपने 4 शर्ट्स खरीद ली, ठीक है। आपने 4 शर्ट्स खरीदे और जो चारों शर्ट्स खरीदे हैं वो आइडेंटिकल खरीदे हैं, सपोज दैट, ठीक है। तो अगर आप चारों के चारों शर्ट आइडेंटिकल खरीदे हो, इसका मतलब कलर वाइज, शेप वाइज, लुक वाइज चारों के चारों शर्ट एक जैसे, ठीक है। अब मान लो मैं उन चारों शर्ट्स को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब इन चारों शर्ट्स में से अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ कोई भी एक शर्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कितने तरीके से वो शर्ट सेलेक्ट कर सकते हो,
अरे इन चारों में से मैं अगर आपको बोलूँ कोई भी एक शर्ट सेलेक्ट करो, आप कितने तरीके से कर सकते हो? सिर्फ एक तरीका। क्यों? क्योंकि चारों एक जैसे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अरे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने पहला वाला ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब ये जो बचे हैं इसमें से अगर आप सेलेक्ट भी करोगे तो पता थोड़ी चलेगा। अरे आप ऐसा मानो, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चीज़ें क्या होती है, आप जो सोच रहे हो वैसे नहीं होती, लोगों को जैसे दिख रही है ना वैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 शर्ट आपने खरीद तो लिए, अब आप क्या जा रहे हो, मान लो अपने कॉलेज या स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल में अगर आप पहले दिन एक शर्ट पहन के गए, दूसरे दिन आप दूसरा शर्ट पहन के गए, तीसरे दिन अगर वही शर्ट पहन के जाओगे तो ना चाहते हुए भी आपके दोस्त आपको चिढ़ाई देंगे कि भाई एक ही शर्ट है क्या, दूसरा नहीं पहन सकता। आप जानते हो आप अलग अलग पहन के आ रहे हो, ये आपका इंटरनल थॉट है, पर दिखने वालों को क्या दिख रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको ये दिख रहा होगा कि रोज़ सुबह से शाम पहनते हो शर्ट को, शाम को धो लेते हो, सुबह फिर पहन के आ जाते होंगे, तो फिर नया दिखने लग गया। तो थॉट उनका है, तो उनको क्या दिख रहा है कि आप इन चारों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, उसका एक ही तरीका है। अब मैं आपको कहूँ नहीं मुझे एक ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना, मुझे दो सेलेक्ट करने हैं, तो दो सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन दो को भी सेलेक्ट करोगे तो भी मेरे लिए तो एक ही है, क्योंकि कौन से दो पता थोड़ी है। अरे जब आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते, तो आपके लिए तो सारे एक जैसे ही हैं। और जब सारे ही एक जैसे हैं तो आप एक को सेलेक्ट करो, दो को सेलेक्ट करो या सबको सेलेक्ट करो, सिर्फ एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता इसको सेलेक्ट करने का, ठीक है। इसीलिए अगर आपसे कभी भी अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स अमंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, देन वेज इज ओनली वन, सिर्फ एक तरीके से आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका तरीका क्या आएगा, तो इसका तरीका आएगा सिर्फ एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसी में ये तो आपने आर बोले, लेकिन अगर यही मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ वेज of selecting 0 or more among n identical objects, ठीक है। अब आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप 0 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि हम 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, वैसा करते करते एन ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या सीखा ऊपर कि आप कितने भी करो है तो आर ही ना, और आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। इसका मतलब 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 2 करोगे तो भी 1 आएगा और एन करोगे तो भी 1 आएगा। तो सबको सेलेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है। इन सबको फाइनली जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, n+1, ठीक है ना, क्योंकि 0 to n हम जा रहे हैं, हर एक को सिलेक्ट करने का एक तरीका, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, n+1, ठीक है। और इसी में अब अगर हमें बोल दे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो चल ही रहे हैं अमंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको क्या बोला है कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो 0 तो करना ही नहीं है ना, तो कम से कम एक मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और अप टू n भी हो सकता है। और सबको करने का क्या है, सबको करने का एक ही तो तरीका है, और ये कितना टाइम करोगे आप, ये n टाइम्स करोगे। इसका मतलब 1 को अगर आप n टाइम ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ n है, ठीक है। ओके, अब ये तो क्या होगा, अब हमने दो कैटेगरी तो मैंने आपको करवा दी, या तो सारे के सारे डिफरेंट या सारे के सारे एक जैसे। तो अब आपको यहाँ से दो रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्या कि अगर आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है और उसमें से अगर आपको एटलीस्ट वन करना है, एटलीस्ट वन वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए एटलीस्ट वन वाले को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। कि अगर आपके पास में सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं और कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2n-1, ठीक है। और ऐसे अगर हमें ये बोला गया है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, n के n ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है और उसमें से आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसका तरीके कितने आएंगे, n। तो हमने दोनों को तो पढ़ लिया, अब जो तीसरा बचता है पहले उसको पढ़ ले। पहले हम ग्रुप वाइज आइडेंटिकल पढ़ेंगे और फिर सबको मिक्स करेंगे। तो यहीं पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ। तो फोर्थ सिनेरियो में यहाँ ले रहा हूँ ग्रुप वाइज आइडेंटिकल, ठीक है, ये आपका ग्रुप वाइज आइडेंटिकल है। लाइक अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ we have n objects in which
P are alike, Q are alike, ठीक है, बस ये ले लेता हूँ मैं, दो ही कैटेगरी बना देता हूँ अभी, ठीक है, कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। देन अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ सिलेक्शंस अगर हमें चाहिए तो वही सेम सिनेरियो कि हम किसकी बात करेंगे। अब देखो, अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई ना कि जब ऑब्जेक्ट अलाइक होते हैं तो आर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, एटलीस्ट होते हैं। तो यहाँ पे अपन दो सिनेरियो अगर अपन बनाते हैं तो मैं इसमें पहले क्या बोलूँगा, एटलीस्ट, या फिर जीरो और मोर कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास में एन ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए एन ऑब्जेक्ट कैसे हैं, उनमें से पी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एलाइक है, वो एक जैसे हैं, क्यू ऑब्जेक्ट है वो एलाइक है, वो एक जैसे हैं। देन अब आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन, देखो इसी का अरेंजमेंट अपन कर चुके हैं, परमुटेशन में हमने पढ़ लिया है एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल, बट अभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको जीरो और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो अपन क्या बोलेंगे कि पी ऑब्जेक्ट एलाइक है तो इनके लिए क्या आएगा, पी प्लस वन, अभी भी तो पढ़ा। अगर बस ये p की बात करता हूँ और p ऑब्जेक्ट मेरे एक जैसे हैं तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, p प्लस वन। ऐसे q ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास एलाइक है तो उनको सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, q प्लस वन, ठीक है। और इसका मतलब ये टोटल हो गया, जैसे मल्टीप्लीकेशन रूल को करना तो मुझे दोनों में से ही है। तो जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स अगर आपको p आर एलाइक और q आर एलाइक में से चाहिए तो p प्लस वन और q प्लस वन, और इसी में से अगर आपको बोला एटलीस्ट वन, तो अगर आपको एटलीस्ट वन इसी में से करना है तो देखो p प्लस वन और q, अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, अब एटलीस्ट वन बोला हूँ तो मैं p का इंडिविजुअल एटलीस्ट वन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो कम से कम चाहिए ना वो किस में से चाहिए, इन दोनों में से किसी एक से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे p इंटू क्यू कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट गलत है यहाँ पे। अगर आप एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाह रहे हो तो आपने पहले क्या कर दिया, p प्लस वन और q प्लस वन कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से एक केस ऐसा आया है कि दोनों जीरो जीरो हो गए होंगे, बट उस जीरो जीरो में से मुझे एक केस, देखो इसको ऐसे समझो आप, आपको समझाने के लिए मैं चीज़ अलग से लिख देता हूँ। ये वाला जो स्नेरियो है, ये वाला स्नेरियो ये क्या कहता है कि p ऑब्जेक्ट यह है और q ऑब्जेक्ट यह है। अगर आप p प्लस वन और q प्लस वन करते हो तो ये जीरो जीरो हो सकता है, ठीक है, ये जीरो वन हो सकता है, ये वन जीरो हो सकता है। ऐसा करते करते ये कहाँ तक जाएगा, p तक, और ये कहाँ तक जाएगा, q तक, ठीक है। इसका मतलब इसका इंडिविजुअल चांस कितना हो गया, जीरो से p, और इसका इंडिविजुअल चांस कितना हो गया, जीरो से q। इंडिविजुअल केसेस सारे काउंट कर रहे हैं ना अपन, तो इसका अपना चांस कितना है, p प्लस वन, इसका अपना चांस कितना है, q प्लस वन, क्योंकि जा तो जीरो से q रहे। अब जब मैं जीरो और मोर बोल रहा हूँ तो मुझे इसकी नीड है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दोनों, अगर मैं कुछ नहीं भी सिलेक्ट करता हूँ तो भी चलेगा। तो ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें दोनों जीरो आए, तो और ये मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब जब मैंने एटलीस्ट वन बोला है तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, या तो यहाँ वन चलेगा या यहाँ पे भी वन चलेगा। मतलब ये जो केस यहाँ पे बन रहा है, सिर्फ ये केस मुझे नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा, टोटल तो मैं निकाल ही चुका हूँ, उसी में से एक माइनस वन कर दूंगा। तो उस माइनस वन की वजह से मेरा ये जो सिनेरियो जीरो जीरो वाला आ रहा है ये नहीं आएगा, लेकिन बाकी तो चाहिए ना, ठीक है ना। और अगर इसी को आप p इंटू क्यू माइनस वन कर देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब तो आप लाइक p इंटू क्यू ही कर देते हो, तो p इंटू क्यू का मतलब क्या हुआ, अब आपको ये भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। तो आपको जितना नीड है आप उतना लीजिए, ठीक है। अगर एटलीस्ट वन बोला है तो एटलीस्ट वन के अकॉर्डिंगली काम कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अगर आपके आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रुप वाइज और उनमें अगर आपको जीरो और मोर और एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी में अब मैं दोनों को मिला के एक रूल और लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये फिफ्थ रूल लिख रहा हूँ, मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, मैं ग्रुप वाइज आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को अगर मैं साथ लेता हूँ तो क्या होगा, तो देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स in which p are alike, q are alike, and remaining are distinct, then number of selections,
ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसा बोला गया है कि अब आपके ऑब्जेक्ट ऐसे है कि वो क्या है, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल भी हैं और कुछ बिल्कुल अलग भी हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे? तो यहाँ पे फिर अपन वही सारा सिनेरियो, पहला अपन ले लेते हैं जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आपको बोला है जैसे मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, तो उस सिनेरियो में फिर अपन क्या बोलेंगे कि पी ऑब्जेक्ट मेरे पास अलाइक है, क्यू ऑब्जेक्ट मेरे पास अलाइक है और आर मेरे पास डिस्टिंक्ट है। तो मैं सबसे पहले पी अगर अलाइक है तो उसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, p+1, वो अपन ने सीख लिया। क्यू अगर अलाइक है तो इसको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, q+1। और आर अगर डिस्टिंक्ट है तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 2r। अभी तो पढ़ा, अगर आपके पास में आर, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग अलग है, आर ऑब्जेक्ट्स n ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग है और उसमें से आपको क्या चाहिए, जीरो और मोर चाहिए, तो आपने क्या बोला 2n। इसका मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अपना अपना फॉर्मूला है, इसका अपना, इसका अपना और इसका अपना, तीनों को मिलाओगे तो हमारा काम हो जाएगा। और ऐसे अगर आपको इसमें ऐसा बोला है एटलीस्ट वन, ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर आपको समझ में आ गया कि अगर मेरे पास में यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, तो उस सिनेरियो में इस सब में ये एक केस फिर से आएगा, क्योंकि जीरो और मोर में एकमात्र ये केस ऐसा है जिसमें तीनों जीरो आने वाले हैं। फिर हो सकता है कि ये वन आ जाए, या हो सकता है आपके पास में ये वन आ जाए, या हो सकता है आपके पास में ये वन आ जाए, बाकी सब तो चल ही रहे, कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड है। तो उन सारे के सारे सिनेरियोज में अगर आपको देखना है तो वहां से अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे पास में सिर्फ ये एक केस ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ तो कहीं पे भी वन नहीं है, इसलिए ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग ऑल आर वर्किंग, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अपन क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल है उसमें से क्या करेंगे, उसमें से -1 कर दें। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें देखो क्या है, कोई पर्टिकुलरली अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है देन यू हैव टू नो दिस अप्रोच। जैसे चलो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि आप में सारी क्लैरिटी आ जाए। देखो, अब जरूरी नहीं है फॉर्मूले हमेशा काम करें, लेकिन अगर आपको तरीका समझ में आ गया है तो फॉर्मूले अपने आप काम करेंगे। देखो, जैसे अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस, अब मैं आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट के इनके मिक्स करके दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट at least one fruit among 10 apples, like this is your question। या इस फ्रूट की जगह बेटर तो यही है कि आप एप्पल ही लिख लो, और क्लैरिटी बेटर रहेगी आपके लिए ना। तो आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन एप्पल अमंग 10 एप्पल्स। तो इट इज जस्ट ए कॉमन सेंस। अब आप मार्केट जाते हो, एप्पल्स का ठेला लगा हुआ है या शॉप लगा हुआ है, उससे जब आप एप्पल लेते हो तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग एप्पल के ऊपर जाता है। हम एप्पल छोटा है, बड़ा है, कम रेड है, ज़्यादा रेड है, उस पर दिमाग नहीं लगाते, हम बस इस चीज़ पे दिमाग लगाते हैं कि ऑल एप्पल्स आर आइडेंटिकल। क्योंकि अगर मैंने एप्पल का बात किया है तो एप्पल का मतलब, अब वो ऐसा तो होगा नहीं एक एक एप्पल को सजा के रखेगा कि देख लो भैया कलर वाइज सेलेक्ट कर लो, वहाँ सब कुछ ग्रुप में रहता है, और ग्रुप में एप्पल का मतलब एप्पल ही होता है, उसमें इधर उधर की चीज़ें कन्फ्यूजन में नहीं करनी है हमें। इसका मतलब इस एप्पल वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मुझे क्या करना है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसका मतलब मेरे लिए जो नंबर ऑफ सिलेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, बताओ। तो एटलीस्ट वन चाहिए, तो 10 है तो 10 ही होंगे, काम खत्म। ठीक है, अगर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट अपन लोगों को n ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करना है तो 10 ही तो होगा, यानी n आ जाएगा, तो दिस इज डायरेक्ट आंसर। ठीक है, बट इसी में अब मैं लाइक ग्रुप वाइज आइडेंटिकल ले लेता हूँ। अगर आपको ये बोलूँ कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट at least one fruit among 5 apples, 4 bananas and 5, या फिर मान लीजिए 6 कर देते हैं, 6 ऑरेंजेस। लाइक दिस इज अ क्वेश्चन।
ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि आपको कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पहले तो देखो, इसको देखो, ठीक है, कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना, ओके। किस में से करना है? 5 एप्पल्स हैं, 4 बनानाज और 6 ऑरेंजेस है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये तो ग्रुप वाइज आइडेंटिकल सिलेक्शन है, क्योंकि एप्पल्स एक जैसे होते हैं, बनानाज एक जैसे होते हैं और ऑरेंजेस एक जैसे होते हैं, और उसमें से एटलीस्ट वन चाहिए। तो ठीक है, अब इतना समझने के बाद तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएंगे वो क्या आएंगे कि 4 बनाना है, उसमें से सॉरी 5, पहले एप्पल्स है ना, तो पहले एप्पल्स के लिए सिलेक्शंस करेंगे तो 5 + 1, फिर बनाना के लिए सिलेक्शन करेंगे तो 4 + 1, और फिर ऑरेंज के लिए सिलेक्शन करेंगे तो 6 + 1। ये हो गया टोटल सिलेक्शन। अब आपको कम से कम एक चाहिए तो -1 कर दो, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करके जो भी आपका आंसर है वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसी में देखो क्या है, समटाइम द कंडीशन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर मूड। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे कि हाउ मेनी वेज we can select at least one fruit from each category among 5 apples, 4 bananas and 6 ऑरेंजेस। देखो अब सिनेरियो क्या है, तो फॉर्मूला आपका कब तक काम करेगा? फॉर्मूला आपका तब तक काम करेगा जब तक आपको 0 और मोर और एटलीस्ट 1 के लिए बोले। लेकिन अगर कोई भी थ्योरी बदल दी गई है तो अब आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अब आप क्या करो, अब आपको फॉर्मूला कहाँ से बना है वो चीज़ें पता है, तो अब आप वहाँ पहुँच जाओ। जैसे अब यहाँ पे मैं एप्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बनाना ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ तो मैं एप्पल को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे, अरे मैं एप्पल का अलग कैटेगरी बना देता हूँ कि एप्पल मैं 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, तो ये मेरे सारे एप्पल के केसेस आ गए। अगर मैं बनाना के केसेस बनाऊंगा तो ये मेरे पास में सारे बनाना के केसेस आ गए, और अगर मैं ऑरेंजेस के केसेस बनाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या आ गए, ये मेरे पास में ऑरेंजेस के केसेस आ गए। तो इनको अगर मैं बिना रेस्ट्रिक्शन के लेता हूँ तो मुझे पता है कि बिना रेस्ट्रिक्शन पे ये कितने हैं, 6, उसी 6 को तो मैंने 5 + 1 बोले। ये कितने हैं, 5, जिसको अपन 4 + 1 बोल देते हैं, और ये क्या है, 7, यानी 6 + 1 विदाउट रेस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर आपको रेस्ट्रिक्शन दी है तो रेस्ट्रिक्शन देने का मतलब, अब देखो अब उसने क्या बोला है, आपको एटलीस्ट 1 फ्रूट तो चाहिए फ्रॉम ईच कैटेगरी। मतलब अब आप हर एक कैटेगरी का एक फ्रूट लोगे। मतलब अब अगर आप यहाँ से एप्पल, बनाना और ऑरेंज में, ये तो आपको पहले भी नहीं चाहिए था, अब आपको जो इस तरह के आपने सिलेक्शन लिए थे ना, इस तरह के सिलेक्शन, उसने बोला भैया ये भी नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये 0 कहीं नहीं चाहिए, मतलब हर जगह मुझे कम से कम एक फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब अब आप इस तरह के केसेस काउंट करोगे तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होने, तो हम क्या बोलेंगे कि आपको क्या नहीं चाहिए। तो आपने क्या बोला कि हर एक कैटेगरी में मुझे कम से कम एक फ्रूट चाहिए, मतलब यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए और यहाँ पे ये नहीं चाहिए, बाकी रिमेनिंग तो चाहिए। तो इन सबको काउंट कर लो, ये जो रिमेनिंग बचे हैं इन सबको काउंट करो और इन पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितने आएंगे 5, ये कितने आएंगे 4 और ये कितने आएंगे 6। ये लो, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर है वही आपका फाइनल आंसर है, 120। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आपको कुछ अलग नहीं करना है, क्योंकि अब जो फॉर्मूला आपने, ये वाला फॉर्मूला जहां से बनाया था वो यही तो अप्रोच है, तो इस अप्रोच को आपने डायरेक्ट समझ लिया, ठीक है। इसी में मान लो क्वेश्चन में एज इट इज रखता हूँ, इसी का मान लो मैं दूसरा पार्ट इस तरह से बना देता हूँ कि आपको अब जो सिलेक्शन चाहिए उस पर किस तरह का उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। मान लो उसने इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एटलीस्ट 1 एप्पल, एटलीस्ट 2 बनाना एंड एटलीस्ट 3 ऑरेंजेस। मान लीजिए उसने ये बोले, ठीक है। तो आपको क्या बोले कि अब हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 एप्पल, एटलीस्ट 2 बनानास एंड एटलीस्ट 3 ऑरेंजेस अमंग, रिमेनिंग क्वेश्चन आप एज इट इज रख लो, ठीक है, अमंग 5 एप्पल्स, 4 बनानाज एंड 6 ऑरेंजेस। तो अब फिर से देखो, अब यहाँ पे अगेन आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बट वी नो दैट द वे, हमें वे पता है इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो हम फिर से क्या करेंगे, उसी ओरिजिनल अप्रोच के पास जाएंगे कि एप्पल,
बनाना और ऑरेंजेस। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, उसने बोला कि कम से कम एक आपको एप्पल चाहिए, तो मतलब मैं एप्पल को 1 से स्टार्ट कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे चाहिए ही एक, मैं बाकी काउंट ही नहीं करूंगा। बनाना को कहाँ से चाहिए, 2 से चाहिए, तो बनाना आप 2 से स्टार्ट कर दो, तो 2, 3 और 4। और ऑरेंज आपको कम से कम 3 चाहिए, तो 3, 4, 5 और 6। तो जितनी आपको रिस्ट्रिक्शन दी है आप वहीं से काउंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद में अब गिन लो इसको कितने आए, ये आपके पास 5 वेज है। ठीक है, ये आपके पास में 3 वेज है, और ये आपके पास में टोटल 4 वेज है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 60। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला एटलीस्ट 1 और 0 के लिए परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने एटलीस्ट 1 की बजाय एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4 टाइप का कर दिया, तो उसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ठीक है, उसमें हमें फॉर्मूला आता है। जैसे इसी में अगर मैं आपको ऐसे पूछता हूँ, चलो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। लाइक आपको ऐसा बोला है कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट at least 2 books of each category among 6 maths, 5 physics and 3 chemistry. Like this is your question. ठीक है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, देखो अब इस क्वेश्चन को वो कैसे मोल्ड करता है, वो ऑब्जेक्ट किसको बनाता है, इट डिपेंड्स। लेकिन हमें तो लॉजिक समझना है, और लॉजिक हमारे लिए क्या है, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल थिंग्स। तो ये मेरे लिए ग्रुप वाइज आइडेंटिकल हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उसमें से आपको एटलीस्ट 2 बुक्स चाहिए, तो एटलीस्ट 2 बुक्स चाहिए, तो ये मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। जब कम से कम 2 चाहिए तो 2 से ही स्टार्ट कर दो ना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फ्लो पे तो तरीका जानते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसी फिजिक्स में भी आपको कम से कम 2 चाहिए, तो एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच कैटेगरी, तो आपको हर जगह से बस 2-2 बुक लेनी है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये, अब आपने ये देख लिया, तो अब आपको टोटल चाहिए तो गिन लो, बस इसको काउंट ही तो करना है। तो 5 वेज आपके मैथमेटिक्स के आ गए, 4 वेज आपके फिजिक्स के आ गए, और 2 वेज आपके केमिस्ट्री के आ गए। लो जी, तो आंसर इज 40, दैट इज आंसर। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर आपको कभी भी सिलेक्शन करना है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। बस अगर एटलीस्ट 1 और 0 वाला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, और एटलीस्ट 1 के अलावा अगर कुछ और आता है तो काउंट कर लो। ठीक है, अब इसी में मान लो चीज़ें अब आपके पास डिस्टिंक्ट्स भी आ गई। नेक्स्ट मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट at least 1 fruit among 3 oranges, 4 apples, 1 coconut, 1 guava and 1 pomegranate लिख दो। like this। मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा उसने, उसने ये पूछा कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट चाहिए, जिसमें से 3 हमारे पास ऑरेंज है, 4 हमारे पास एप्पल है, एक कोकोनट है, एक गुआवा है और एक पोमेग्रेनेट है। ठीक है, तो अब सिंपल जो आइडेंटिकल चीज़ें हैं वो तो आइडेंटिकल है। मतलब अब इसको अपन कैसे डिवाइड करेंगे कि ऑरेंज ले लिया, एप्पल्स ले लिया, कोकोनट ले लिए, और ये हमारे सारे के सारे अदर आ गए। अदर मतलब अब जो ये हैं ये तो सारे डिस्टिंक्ट ही है ना। ठीक है, तो ऑरेंज है 3, एप्पल है आपके पास में 4। ठीक है, और ये तीनों के तीनों ऑरेंज और एप्पल ही तो हैं, तो ये आप अदर वाला यहाँ लिख दो। ठीक है, तो आपके पास में ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, और ये अदर वाले हैं, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट, और ये हैं कितने, ये 3। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों के दोनों ग्रुप वाइज आइडेंटिकल हैं, और ये डिस्टिंक्ट है, यानी कोकोनट, गुआवा और पोमेग्रेनेट तो अलग अलग ही होते हैं ना। तो अब आपको टोटल सिलेक्शन चाहिए, तो हमारे लिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास में नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएगा, इसकी वजह से 3 + 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए अभी, इसकी वजह से 4 + 1, ये तो चाहिए ही चाहिए। और अदर वाले में ये अभी भी अपन ने पढ़ लिया, क्या आएगा 2r यानी 2 3, और कम से कम एक चाहिए तो -1। ठीक है,
तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो कितना आएगा 160। तो 160 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो बताओ कोई डाउट? मे बी अभी तो सारे टाइप के सिलेक्शंस कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यार, वो समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इनको समझ लिया कि ग्रुप वाइज आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या है या किस तरह से सिलेक्शंस होते हैं, तो आपको क्या कभी दिक्कत नहीं आने वाला। तो बताओ इनमें किसी तरह को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, जो अभी तक अपन ने पढ़े। बाकी बस वो क्या होगा, अरे वो ऑब्जेक्ट बदल देगा यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। अभी जहाँ मैंने फ्रूट्स लिए हैं या बुक्स लिए हैं, वहाँ पे वो कुछ और ले लेगा, बस इतना ही तो होना है। तो लेने दो उसको जो ले रहे, क्योंकि हमें तो तरीका समझ आ गया। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत? सर। चलो, अब देखो, अभी सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ, अब आता है सबसे खतरनाक सिलेक्शन। अब आते हैं मुद्दे पे। देखो अभी तक हमने सिलेक्शन किया है, वो किसका किया है? वो हमने एटलीस्ट का कर लिया, ग्रुप वाइज भी, मतलब आइडेंटिकल भी, डिस्टिंक्ट भी और ग्रुप वाइज भी, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यही दिक्कत कब आती है? वो माँ बाप को हेडिंग लगा के अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट बच्चों को थोड़ा दिक्कत देता है। तो वो क्यों है ऐसा, उसका मैं रीज़न दूंगा, फिर फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो देखो, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में 3 तरह के सिलेक्शंस हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ें वापस से क्लियर कर देता हूँ कि अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसमें क्या खास है। ठीक है, तो देखो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपने 2 तरह के सिलेक्शन तो ऊपर कर लिए। लाइक अगर मेरे पास में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें से मुझे आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो यू नो दैट द वे, लाइक ठीक है, फिर भी मैं रिकैप के लिए लिख देता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स among and distinct objects। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं ना, दिस इज एनसीआर, यही तो एनसीआर होते हैं। तो यहाँ मैं पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ही सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे तो हम पहले से जानते थे। या इसी को अगर मैं ऐसे बोलूं कि सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स among एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको भी अपन पढ़ चुके कि अगर मेरे पास में यही डिस्टिंक्ट की बजाय अगर मेरे पास आइडेंटिकल आ जाए और उसमें से मुझे आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो अभी तो पढ़ा है सिर्फ एक तरीका होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है ग्रुप वाइज आइडेंटिकल आ गए तो कैसे निकालेंगे, दैट इज योर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अब आपको आर ही ऑब्जेक्ट, जैसे अभी जो मैं कर रहा था उसी को अब मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप वाइज ले रहा हूँ और फिर ग्रुप वाइज के साथ में डिस्टिंक्ट भी ले लूंगा। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स इन विच P are alike and Q are alike। ठीक है, देन सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट से कर देता हूँ, चलो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आर ऑब्जेक्ट से लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आर ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब समझना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास में एन ऑब्जेक्ट्स है, कैसे मैंने नहीं बोला, जिसमें से पी एक्स जैसे हैं और क्यू एक्स जैसे हैं, अभी मैं 2 ही कैटेगरी बना रहा हूँ, उसमें से आपको आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो इसको समझाने के लिए मैं पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ। लाइक अभी जो किया था वहीं पे आ जाए। लाइक अभी अभी जो हमने एप्पल, बनाना और ऑरेंज के लिए जो सिनेरियो बनाया था, मान लो मेरे पास में 4 एप्पल्स हैं, 5 बनानाज है और 3 ऑरेंजेज है। ठीक है, अब मैं अभी तक क्या बोल रहा था, मुझे कम से कम 1 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब मुझे जो फ्रूट्स चाहिए ना, वो मैं फिक्स कर देता हूँ, मुझे 4 ही फ्रूट्स चाहिए, तो हो गया पर्टिकुलर, मुझे 4 ही चाहिए। अब वो 4 कौन सी कैटेगरी के आप लेके आते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको 4 ही चाहिए तो अब आप कैसे दिमाग लगाओगे कि हो सकता है चारों के चारों आप एप्पल ले लो, इसमें कुछ भी ना लो। ठीक है, हो सकता है आपने 1 एप्पल ले लिया, 3 बनाना ले लिया, इसमें कुछ भी नहीं लिया।
या हो सकता है एक ये ले लिया, दो ये ले लिए और एक ये ले लिए। तो इसका मतलब तो अब हम ऐसे कितने केसेस बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम, एक अच्छी बात क्या है, हमें ये पता है कि इन सबका सम कितना आ रहा है। देखो, अरे इन सबका सम तो 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हो, यानी पर्टिकुलर बना देते हो। अब ये समझ में आया मैंने हेडिंग ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ही क्यों लिखवाया है, क्योंकि अभी ये आसान नहीं है, अब आपको समझना पड़ेगा, तरीके से समझना पड़ेगा। तो अब अगर आपको इनमें से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर को मैंने क्या बोला है, आर बोला है, तो मुझे आर हर हाल में चाहिए। और वो आर कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब आप कैसे उस आर को सेलेक्ट कर रहे हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसके वो दोनों केसेस बना देता हूँ जो अपन ने पढ़े हैं। या तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या कम से कम एक चाहिए, दो तो मैं समझा देता हूँ। और फिर उसमें चलो तीसरा भी बता दूंगा जो आपकी नीड है। तो पहला अपन बोल देते हैं कि इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स इन विच पी आर एलाइक क्यू आर एलाइक देन द सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इफ, मैं कंडीशन यहाँ वाला इफ तो हटा दो और यहाँ लिख दो इफ वी सेलेक्ट 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैं ये आर ऑब्जेक्ट तो चाहता हूं, बट इस आर ऑब्जेक्ट को चाहने के लिए मैंने ये नहीं बोला कि मैं किससे कितने ले रहा हूं। ठीक है, तो उस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको यहाँ पे बाइनोमियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिएगा यहाँ पे, अब आपको चाहिएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r। ठीक है, अब ये आपका आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब आपको ये बताओ आपको कितने चाहिए, आपने बोला आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे, अब एक तरह से आप ऐसा कहो कि अब आपको अकाउंट्स बनाने हैं। किसके अकाउंट्स बनाने हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा। लाइक एक ऑब्जेक्ट है आपका पी टाइप का, उसका एक अकाउंट बन गया। एक ऑब्जेक्ट है आपका क्यू टाइप का, एक उसका अकाउंट बन गया। अब इसमें हम उनका हिसाब किताब करेंगे कैसे। तो सबसे पहले अपन ये पूछेंगे कि पहला कौन है। तो आपने बोला था जो पी टाइप का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है और क्यू टाइप का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है। अब उसमें से सेलेक्ट कैसे करना है, तो आपने बोला आपकी जैसे मर्जी वैसे सेलेक्ट कर लो, मतलब जीरो भी कर सकते हो। तो फिर अपन क्या बोलेंगे, ये जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और ये कहाँ तक आ सकता है, टोटल भी आ सकता है। तो हम टोटल का टोटल ले लेते हो, टोटल कितना पी। ऐसे अगर अपन क्यू के पास जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अब इसमें से भी आपकी जो मर्जी है वो ले लो। ठीक है, तो अब अगर आपको जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स करने की परमिशन है और आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो जितने भी एलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक पी आर एलाइक क्यू आर एलाइक, सबका एक एक अकाउंट बनाते जाओ। ठीक है, और उस अकाउंट में उनको मेंटेन करके फाइनली इसको सॉल्व करना है। और इसमें आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर आर। अगर वो आपने निकाल लिया देन आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी में अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसा चाहिए, इफ वी सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच कैटेगरी। ठीक है, अब अपने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया कि भैया अब ऐसे नहीं करना, मुझे चाहिए तो आर ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस आर को लेने के लिए ना अब जितने भी मेरे पास में अलग अलग कैटेगरी है सब में से मुझे एक तो चाहिए ही चाहिए। तो बस आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको ये अकाउंट मेंटेन करना है, बस आप तो इतना दिमाग लगाओ। अब इस अकाउंट मेंटेन करने में आप किस तरह से दिमाग लगाते हो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये आपके पास पी का अकाउंट और ये आपके पास में क्यू का अकाउंट। अब पी के अकाउंट में भी रेस्ट्रिक्शन और क्यू के अकाउंट में भी रेस्ट्रिक्शन है, कम से कम एक चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहिए उतने से स्टार्ट कर दो। 1 चाहिए तो इसको 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये आगे ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आप इसके स्टार्टिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लास्ट तो ये वहीं तक जाएगा जहां इसको जाना है, तो ये आपका यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप और रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो, चलो आपको समझाने के लिए मैं एक और रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूं। अगर हम ऐसा बोलें कि इफ वी सेलेक्ट एट लीस्ट R1 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी एंड at least R2 objects from second category। या जो भी कैटेगरी है, अभी तो मैं 2 को लेके कर रहा हूं तो मैं 2 के लिए बोल रहा हूं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये तो चलो अभी
समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा बता रहा हूँ, बाकी तो अपने लिए ये सारे फॉर्मूले एक जैसे ही है, बस किस पे काम करेंगे, पर्टिकुलर पे काम करेंगे। तो ये हमने अकाउंट मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ें चलनी है वो हमें पहले ही पता है कि ये अकाउंट तो ऐसे ही चलेगा और ये वाला अकाउंट भी ऐसे ही चलेगा, ये हमें पता है। ठीक है, जाना पी तक है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, R1 से करना है। तो अब ये स्टार्ट R1 से हो जाएगा, बस इतना सा हो जाएगा, और ये आपका R2 से स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल एंड सो। ठीक है, तो कोई डाउट, क्लियरली समझ में आ रही है चीजें कि अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ग्रुप वाइज आइडेंटिकल, देखो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के सारे केसेस रिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। तो हमने डिस्टिंक्ट में से आर निकाल लिए थे और आइडेंटिकल में भी आर निकाल लिए थे, वो बड़े आसान थे, लेकिन जब ग्रुप वाइज आइडेंटिकल आते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है, तो उस सिनेरियोज में हमने ये कर लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ये सारे सिनेरियो समझ में आ रहे हैं ना सबको? अभी समझ लो, क्वेश्चंस तो मैं एक आध करवा दूंगा, काहे को टेंशन ले रहे हो, पहले समझ तो लो। ठीक है, अब इसी में एक केस में और करवा देता हूँ आपको। लाइक ग्रुप वाइज आइडेंटिकल तो है ही है, साथ में आपके पास डिस्टिंक्ट और आ गए, तो अब उसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अपन इसमें ऐसे देखें कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स in which P are alike, Q are alike and remaining are distinct। मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज कर देता हूँ, तो रिमेनिंग कितने बचे वो तो आपको पता ही है ना, इतने बचे n माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो है वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट है। तो इसके साथ में अगर अपन डिस्टिंक्ट वाला केस और ले लेते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो अब वही सेम सिनेरियो, मैं दो सिनेरियो करवा देता हूँ, है ना, 0 वाला और एटलीस्ट 1 वाला, बाकी तो आपको समझ में आ गया। तो अब आप पहला क्या ले रहे हो, 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन चाहते हो। ठीक है, तो इफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो हमारा फॉर्मूला तो अब भी वही होगा। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ये लिख दो, ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, वो तो हम मिस कर गए ना, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इन विच पी आर अलाइक, क्यू आर अलाइक एंड रिमेनिंग आर डिस्टिंक्ट। तो इसको वही सेम प्रोसीजर क्या लिखना है, यहाँ तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर आर ही लिखना है, डोंट वेरी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारे पास में क्या आएंगे, ये P का काउंट आ गया, ये Q का काउंट आ गया, और ये जो हमारे पास में है ये हमारे पास डिस्टिंक्ट वाला आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं इसको n माइनस पी माइनस क्यू बोल देता हूँ। अब 0 और मोर है तो इसका मतलब ये तो x का पावर 0 से ही स्टार्ट होगा, तो ये आपका यहाँ तक चला जाएगा, ये भी आपका x टू पावर 0 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। अब देखो ये, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, तो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ, मान लो उस डिस्टिंक्ट में मेरे पास में एक कोकोनट है, तो एक कोकोनट को मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, दो तरीके से, या तो लूंगा या नहीं लूंगा, और क्या तरीके होते हैं। अरे जब एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं आपको ये बोलता हूँ इस ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर दो, या तो लूँ या ना लूँ, और क्या तरीका होता है, और कोई तरीके नहीं होते, लेकिन कितने हैं डिपेंड करते हैं। लेकिन पहले सिर्फ मैं अगर इस एक की बात करता हूँ तो इस एक के लिए मैं क्या बोलूँगा, या तो मैं नहीं लूँगा या ले लूँगा, बस दो ही काम होने। लेकिन ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए है ना, ऐसे कितने आपके पास, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो इसकी पावर में आ जाएंगे। अरे रिपीट होगा, एक कोकोनट होगा, एक गुआवा होगा, एक पोमीग्रेनेट होगा, तो सबके लिए क्या आएगा, x0 प्लस x1। अब वो बार बार रिपीट होता रहेगा जितने आपके डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं, तो इसको सॉल्व करके इसमें से x टू पावर r ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी में से अगर आप एटलीस्ट 1 बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से एटलीस्ट 1 चाहते हो तो उस एटलीस्ट 1 को अब निकाल लोगे यार, इतना तो समझ में आ ही गया। अरे ये एक अगर आपको समझ में आ गया तो एटलीस्ट 1 में तो अब डिपेंड करता है ना, अब हर एक कैटेगरी में से चाहते हो या आइडेंटिकल चाहते हो। तो अगर मैं एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट चाह रहा हूँ अलाइक में से, ठीक है, डिस्टिंक्ट्स वाले जैसे हैं वैसे चलने दो। ठीक है, इफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स इन अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो हम फिर से क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर आर चाहिए, ये P का काउंट, ये आपका Q का, और ये रिमेनिंग का, तो इसमें कम से कम एक चाहिए, तो ये तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये भी आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 चाहिए। इस पे आपने अभी कुछ बोला नहीं है तो चलने दो फिर इसको, इतनी टाइम n माइनस पी माइनस क्यू टाइम। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक समझने में किसी को भी कोई डाउट? मतलब ये अभी हमारे तरीके हैं, अब इन तरीकों को आपको क्या लगाना है, क्वेश्चंस पे लगाना और सॉल्व करना है। तो उसके लिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपकी बनी रहे। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अरे कंफ्यूजन थोड़ी ही है, समझ में आ गई चीजें? यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो इसका तो क्या एक एग्जांपल ही सफिशिएंट है समझने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं फ्रूट्स के कैटेगरी की बात करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, मान लो आपको बोला है 3 फ्रूट्स अमंग, आपको बोला गया है 2 एप्पल्स, 3 बनानाज एंड मान लीजिए आपको दिया गया है 4 ऑरेंजेज। मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, और इस पे अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो कुछ भी नहीं बोला ना, जब कुछ भी नहीं बोला इट मीन्स आपकी जैसी मर्जी है वैसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 फ्रूट्स अमंग 2 एप्पल्स 3 बनानाज एंड 4 ऑरेंजेस। तो देखो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आ गई है, कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ x⁻3। किस में से चाहिए, तो 2 एप्पल हैं तो यहाँ पे एप्पल के लिए पूरा तैयार कर देते हैं। तो ये तो हमारा एप्पल तैयार हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बनाना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे ऑरेंजेज आ गए। तो ये लो, इसको सॉल्व करके जो भी x⁻3 का कॉफिशिएंट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अंदर क्या बन रही है, एवरी टाइम अंदर आपको जीपी दिखेगा, यहाँ पे भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पे भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म है, ए तो सबका ही 1 है। ठीक है, फिलहाल ए सबका ही 1 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, अरे सबको पता है ना जीपी का सम एस एन इज इक्वल टू ए आर एस टू पावर एन, या फिर बेटर ये रहेगा आप 1 माइनस आर एस टू पावर एन और 1 माइनस आर लगाओ यहाँ पे। इन दैट सिनेरियो यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओगे तो 1 माइनस कितनी टर्म है यहाँ पे 3, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन, नीचे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स, यही आएगा। दूसरे वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस का एक्स। और फिर अगर आप अगले वाले को सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कितना टर्म है 5, तो एक्स टू पावर 5 अपॉन 1 माइनस का एक्स। ए सबका 1 है, ठीक है, उसको मैं भूल गया। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 3 इन, तो देखो क्या है, एक 1 माइनस का एक्स क्यूब है, एक 1 माइनस एक्स टू पावर 4 है, एक 1 माइनस एक्स टू पावर 5 है, और ये कितना है 1 2 3, ये नीचे है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू पावर -3। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, हमें क्या चाहिए x का पावर 3, तो होप सो यू रिमेंबर द कोफिशिएंट वे। तो अगर मुझे x का पावर 3 चाहिए तो इसका मतलब इससे हायर पावर तो चाहिए नहीं, तो ना तो मुझे ये चाहिए और ना ही मुझे ये चाहिए, मतलब इन दोनों ब्रैकेट से तो आपका सिर्फ 1 ही बचा, तो इन दोनों 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी इसको और सिंपल करके अगर अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 3 इन 1 माइनस एक्स क्यूब, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स टू पावर -3। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, चलो भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, और मैंने बोला था प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना, मैं आगे यूज लूंगा। तो क्या लिखवाया था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर आर इन 1 माइनस एक्स टू पावर -n, याद है, तो ये आपको लिखवाया था मैंने n प्लस आर माइनस 1 सी आर। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बाइनोमियल में प्रूव करके दिखाया था जब मैं बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा रहा था, याद है। यस सर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अब हमेशा लगेगा।
तो इस फॉर्मूले को तो आप याद कर ही लो, अगर आपको इस तरह के सिलेक्शंस करने हैं ना तो इसके बगैर आपका काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमेशा जब ये ब्रैकेट्स बनेंगे तो डिनोमिनेटर में तो जो टर्म आएगा वो तो नेगेटिव ही जाएगा ना, ठीक है। न्यूमरेटर वाला टर्म सिंपल से सॉल्व होगा बट डिनोमिनेटर तो होगा। तो इसको अब अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ इन 1 को अलग मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट खोल के लिखोगे तो कितना आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? इन x⁻³ एंड 1 माइनस x⁻³ यही आएगा। दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग कर दो क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट टर्म है ना, तो इस इनफाइनाइट टर्म में से जो आपको चाहिए वो निकाल लेंगे, बट ये तो फाइनाइट टर्म है तो 1 को अलग मल्टीप्लाई कर दो और x³ को अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, फॉर्मूला भी एक साथ ही लगा दूंगा मैं, इसको तो ऐसे ही रख लो। और आप हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी कर रहे हो तो इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटाओ, जैसे ये रहा, ठीक है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे साथ में कोई टर्म आ गया तो ये आपको टोटली डिस्टर्ब कर देगा, तो आप उसे हटाओ। तो आपको इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए क्या करो? x⁻³ से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप इसे x⁻³ से डिवाइड करोगे ये कितना बनेगा? ये x⁻0 बनेगा। अब समझ में आया मैंने आगे की पावर क्यों हटा दी? क्योंकि मुझे वैसे ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप जब टर्म रखोगे ना तो वो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट जितनी है उससे कम ही बचेगी। तो ये किस में से चाहिए आपको? ये आपको इसमें से चाहिए। ये लो। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे n कितना है? n है 3। अब देखो ये -n होता है, -3 मत ले लेना n को। तो ये कितना आएगा? n प्लस r माइनस 1। ये n है आपका यहाँ से, ये आपका r है तो ये -1 और c r, तो r कितना है? 3। ये तो यहाँ से आ गया माइनस, इसमें देखो कितना आएगा? n कितना है? 3, r कितना है? 0। इस बार आपका r कितना है? 0, -1 c r, और r कितना है यहाँ से? 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 और 3 6, और 6 में से 1 गया 5, तो दिस इज 5c3 माइनस 2c0। तो 5c3 को सॉल्व करो कितना आएगा? 5 × 4, ठीक है, और 3 से 3 चला गया, और 3 जो बचा वो ऐसे बचा 3 × 2, यही आएगा 5c3, 5 × 4 × 3, सॉरी इंटू 3 भी आएगा ना, हाँ। तो 5 × 4 × 3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 यहाँ से चला गया, तो ये 10 बच जाएगा आपके पास में, और ये तो वैसे ही 1 होता है। तो कितने तरीके आ गए? 9 तरीके आ गए। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो देखो ये तो क्या छोटा क्वेश्चन था, मतलब 9 तरीके तो आप मैनुअली खुद भी काउंट कर सकते हो, इज नॉट अ बिग डील। लाइक अगर आपको यही चीज़ें बोलिए 3 फूड सेलेक्ट करना है, तो क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन इतने छोटे होते हैं कि आपको ये तरीका लगाने की नीड ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लाइक 2 एप्पल 3 बनाना हो, 4 ऑरेंज है, तो अब अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो खुद भी हो जाता है। बट जब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत आता है। बट दिस इज द राइट वे फॉर सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपको ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ इसमें अभी कोई समझने में कोई दिक्कत? अभी समझ में आया बाइनोमियल किस दिन के लिए पहले क्यों पढ़ाई है? इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आपको जब इस तरह का प्रॉब्लम करना पड़े तो आपको दिक्कत ना है। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, चलो। लाइक इसमें अब जो एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें क्वेश्चन बना रहा हूँ, हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं ले रहा, चलो। वी कैन सेलेक्ट 3 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स ऑफ, लाइक मैं एक वर्ड खुद ही लिख देता हूँ एक बार के लिए, A A B B B C D, लाइक दिस, लाइक दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन अब आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चंस तो किए ना मैंने। अरे अगर यही जैसे मैथमेटिक्स वर्ड है, याद है? अब उसी मैथमेटिक्स वर्ड में अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 4 अल्फ़ाबेट्स अमंग द अल्फ़ाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो उस मैथमेटिक्स से आप कितने तरीके से 4 अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें देखो अब मैथमेटिक्स में अगर सारे के सारे अल्फ़ाबेट अलग अलग, लाइक वॉइस टाइप का मैंने वर्ड ले लिया VOICE, और मैं बोल रहा हूँ वॉइस में आप 3 अल्फ़ाबेट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो सारी अलग अलग है, तो डायरेक्ट 5C2 हो जाएगा या 5C3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन अब जब ग्रुप वाइज आइडेंटिकल हैं तो आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। तो 3 अल्फ़ाबेट चाहिए और कोई रेस्ट्रिक्शन फिर भी नहीं है, तो फिर से वही तरीका,
ठीक है, अब तो समझ में आ गया है ना। तो अब इसको देखो कैसे लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू पावर 3 इन किसमें, ये दो हैं तो इसका मतलब एक्स एस टू पावर 0, एक्स एस टू पावर 1 और एक्स एस टू पावर 2, ये दो तक जाएगा। ये तीन है तो ये क्या आएगा, एक्स एस टू पावर 0, 1, 2 और 3। और ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। और डिस्टिंक्ट का याद है ना क्या बताया था, एक्स एस टू पावर 0 प्लस एक्स एस टू पावर 1, और जितने हैं उतने खुद। तो एक्स एस टू पावर 0 और एक्स एस टू पावर 1, और ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इसमें क्या हो गया, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल भी आ गए और डिस्टिंक्ट भी आ गए। तो ये अपने आप में आइडेंटिकल है, ये अपने आप में है, और ये डिस्टिंक्ट है कितने, दो, तो दो यहाँ पे आ गया सीओडी के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू पावर 3 इन, अब फिर से वही सेम तरीका, तीन टर्म है तो 1 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स एस टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस का एक्स, और यहाँ पे सिंपल से ये तो 1 प्लस एक्स, अब इसमें क्या ही लगाएं, तो 1 प्लस एक्स का पावर 2 है, चलो उसको अभी सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कैसे लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू पावर 3 इन, दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स 4, और इसको अब सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर -2। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। तो जो डिनोमिनेटर वाले ये दो टर्म्स थे ये वाले, ये तो ऊपर जाके कितने बन जाएंगे -2, और इस टर्म को इस टर्म को और इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें x की पावर 3 चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। अरे अब जो हाईएस्ट पावर वो हमारे काम की थोड़ी है, तो यानी ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको हटा दो, मतलब इस ब्रैकेट से तो सिर्फ 1 चाहिए, ये तो पूरे काम का है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू पावर 3 इन, अब अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, पहले 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1, ये आपके पास आएगा 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और बाकी की जो भी टर्म है वो x की पावर 3 से ज़्यादा आएंगे, तो उसको हटा दो, वो हमें चाहिए ही नहीं, तो बस इतना रख लो। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3। अब क्या करना है, अब ये सारी टर्म को अलग अलग करना है जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ से अब मैं लिख तो एक बार सबको अलग अलग देता हूँ, 1 के साथ इसको इंटू करोगे तो 1 माइनस एक्स का पावर -2 आएगा, 2x के साथ करोगे तो 2x के साथ में 1 माइनस एक्स का पावर -2 आएगा, और इसके साथ करोगे तो माइनस एक्स क्यूब के साथ में 1 माइनस एक्स के साथ में -2 आएगा। ठीक है, अब देखो जब समझ आ गया ना तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता, सीधा सीधा लिखना होता है। होप सब समझ में आ गया तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ। तो बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इसके साथ होगा, और एक बार ये इसके साथ होगा। बस ध्यान क्या रखना है, ये टर्म कभी नहीं आएगी, ये हटानी है हम लोगों को। तो सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं। तो पहले वाले में ये n रहा और ये r रहा, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर, तो पहले वाला तो एज इट इज हो गया। ठीक है, फिर प्लस ये नंबर है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, नंबर को एज इट इज रख लो। अब ये x चाहिए, नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब n मेरे पास में 2 है और r भी मेरे पास में 2 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब x का पावर 3 है, ये यहाँ से हटाना है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा, इसका मतलब 2 प्लस 0 माइनस 1 सी 0। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। अरे अब बार बार ही थोड़ी खोल के दिखाऊंगा यार, चीज़ें जब आपको समझ में आ गया तो स्पीड नहीं बनाना क्या, तो स्पीड बनाने के लिए अब आपको वे तो समझ आ ही गया कि आपको ये सॉल्व करते वक्त, मतलब इन इंडिविजुअल ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त इनके साथ में जो भी वेरिएबल टर्म उसको हटाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे x हटाओगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्यूब हटाओगे तो ये 0 बन जाएगा। तो जो ये बना है वो r है, और n तो सबका -2 यानी 2 है ही। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4c3 प्लस 2 इंटू ये कितना आएगा 3c2, और माइनस ये कितना आएगा 1c0। तो 4c3 कितना होता है 4, और 3c2 3, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना होता है 1, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपके पास में 9। तो बताओ कोई भी दिक्कत है तो।
अरे इस क्वेश्चंस में किसी को भी समझने में दिक्कत है कि अपन ये अब जो हमारे क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं हम उसमें ये तरीका क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ेगा, तभी आंसर्स आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो रिपीट कम होता है, ताकि अपन फटाक से कोफिशिएंट निकाल लें। और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो विद इन द मिनट आप इसको सॉल्व कर लोगे, डोंट वरी, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो बताओ अब यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो देखिए। अब अपन अगला टास्क आता है अपना ग्रुपिंग। देखो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक चीज़ तो कंफर्म तय है जो याद रखनी है कि ग्रुपिंग हमेशा अगर आप करोगे तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। आइडेंटिकल का क्या ग्रुप बनाओगे, उसका तो एक ही तरीका होता है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ग्रुपिंग में ऑब्जेक्ट्स हमेशा आपके डिस्टिंक्ट होंगे, ये चीज़ तो ध्यान रखना जो तय है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ग्रुप जो बन रहे हैं उनका साइज कैसा है, दैट इज इम्पोर्टेंट मैटर है। ओके तो मैं यहाँ पे आपको ग्रुपिंग जो करवा रहा हूँ उसमें दो चीज़ें बनेंगी, उन दोनों को अपन वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ कैसे बना, ठीक है। तो लिखो लिखो नंबर ऑफ वेज ऑफ dividing and distinct objects into R groups, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप्स वेयर साइज ऑफ ग्रुप्स आर साइज ऑफ ग्रुप्स आर अपन मान लेते हैं M1 M2 एंड MR, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप्स वे साइज ऑफ ग्रुप्स आर M1 M2 M3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या होगा, तो सिंपल से आपका फॉर्मूला है, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट, वो तो आप यहाँ पे लिख दो, और नीचे अब जो साइज है, लाइक पहले वाले का साइज M1 है तो M1 का फैक्टोरियल, दूसरे वाले की साइज M2 है तो M2 का फैक्टोरियल, और फाइनली दिस इज MR फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो हमने किया है यहाँ पे साइज कैसी है, तो ये ध्यान रखना, दैट इज साइज ऑफ ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। यानी जो भी आप ग्रुप बना रहे हो वो डिस्टिंक्ट साइज के हैं, उस कंडीशन में दैट इज योर फॉर्मूला। और ये कुछ देखा देखा लग रहा है, अरे ये तो परमुटेशन का आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब मान लो इसे मैं पर्टिकुलर बना के लिखता हूँ, ये तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि अब आपको जो बनाना हो बना लो, लेकिन अब अगर आप पर्टिकुलर बात करते हो, पर्टिकुलर मतलब मान लो आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर पे ले रहा हूँ, n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। उन दो ग्रुप्स में से एक का नाम आपने p दे दिया, एक का नाम आपने q दे दिया, ऐसा बोल रहे हो आप, ठीक है। जहाँ पे p और q क्या है, अलग अलग साइज के। तो अगर आप n ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो जहाँ पे ग्रुप का साइज है p एंड q, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, तो सिंपल थॉट, देखो इसी थॉट के साथ तो मैंने आपको परमुटेशन वाला वो फॉर्मूला प्रूव किया था, कैसे। अब देखो जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं, अब n ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, p ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। तो ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अरे मान लो यहाँ पे मेरे पास में ऐसे खूब सारे पर्सन्स खड़े हुए हैं, अब मैं उनकी टीम बना रहा हूँ, तो मैं टीम बनाने के लिए क्या करूँगा कि एक ग्रुप अलग बनाऊंगा और दूसरा ग्रुप अलग बनाऊंगा। तो उन ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास में यहाँ पे अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे p पर्सन्स आने चाहिए, यहाँ पे q पर्सन्स आने चाहिए, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन n में से p पर्सन्स को उठाऊंगा और इस ग्रुप में डाल दूंगा। तो कितने तरीके से डाल सकता हूँ, सिंपल NCP, यही होगा। तो NCP तरीके से मैंने यहाँ डाल दिया। अब जैसे ही मैंने NCP तरीके से डाल दिया तो बच गए कितने, अरे Q ही तो बचे, क्योंकि आपने कंडीशन अभी ऐसी तो ले रखी है कि n इक्वल टू कितना आएगा, P प्लस Q। तो अब यहाँ से अगर आपने n
ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिए तो बच्चे कितने हैं आपके पास में n माइनस पी, और वही तो q है। तो अब जब q ऑब्जेक्ट बन गए तो q में से q ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, q सी q। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा क्या, ये तो n फैक्टोरियल, ये आपके पास में n माइनस पी का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आपके पास क्या बनेगा, p का फैक्टोरियल, और ये क्या आएगा, q से q आपका 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, n इक्वल टू पी प्लस क्यू है तो q इक्वल टू ही तो n माइनस पी है, तो इस n माइनस पी की जगह आप q नहीं लिख सकते, तो आपका रिजल्ट ये नहीं आ गया। देखो ये, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप दो ग्रुप बना रहे हो, पहले वाले ग्रुप का साइज p है, दूसरे वाले ग्रुप का साइज q है, तो दैट इज योर आंसर। तो यहीं पे तो मैं ये बोल रहा हूँ। अब मैं जनरलाइज करके क्या बोल रहा हूँ कि n आपके पास टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप r ग्रुप बना रहे हो, पहले वाला ग्रुप, ये दूसरे वाला ग्रुप और ये rth ग्रुप, और उसमें से साइज m1 साइज इसका है, m2 साइज इसका और m3 साइज इसका, एंड सो ऑन। तो उस कंडीशन पे आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो इसके कुछ एक आध क्वेश्चंस करवा देता हूँ पहले मैं, फिर मैं दूसरे वाले पार्ट पे आऊँगा। ठीक है, चलो जैसे मान लें आपको ये बोला है कि हाउ मेनी वेज 10 persons can be divided into 3 unequal groups। ठीक है, तो इसके भी मैं एक आध पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, हाउ मेनी वेज 10 persons कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स इफ, पहला चीज ये है कि साइज जो आपको वो दे दी गई, साइज आर मान लीजिए आपको दे दिएगा 2, 3 एंड 5। ठीक है, और दूसरा आप पे बोला गया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भैया, जैसे आपको बनाना हो बना लो। चलो तो देखो अब इसको अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ मेनी वेज 10 persons कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। तो फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ग्रुपिंग तभी होती है जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते और आइडेंटिकल हो जाते हैं तो ग्रुपिंग नहीं होती, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, तो 10 पर्सन्स है। अब आपको सीधा सीधा ही बोल दिया, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, लाइक अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं और मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करता हूँ, टोटल 10 है। ठीक है, मुझे बोला गया है एक साइज ये, एक साइज ये, एक साइज ये, तो काहे का ही दिमाग लगाना, सीधा सीधा रख दो, ये लो हो गया आंसर। जब मुझे साइज दे दी गई है उन तीनों की तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, टेंशन कब है, जब साइज नहीं दी गई है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, अनइक्वल साइज के ग्रुप बनाने 10 लोगों को लेके, तो कैसे बनाओगे, तो देखो अब मैं आपको सिखाता हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप 3 लोगों का ग्रुप बना रहे हो, साइज अनइक्वल है, तो अब आप कैसे बनाओगे, टोटल 10 पर्सन है, तो देखो ग्रुप बनाना सिखाता हूँ आपको मैं। अब ग्रुप कैसे बनाओगे, यहाँ जब भी आप ग्रुप बनाओगे, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्रुप का मतलब ही नहीं है। कम से कम एक बंदा तो एक ग्रुप में आएगा। ओके, उसके बाद देखो अब अनइक्वल है, तो कभी भी अगर अनइक्वल बनाना है तो जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ दोबारा नहीं लिखना, तो दूसरे वाले में आपको क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा नंबर लिखना है। वो कितना लिख दिया आपने 2, अब बच गया कितना, इन दोनों को ऐड कर लो, वो 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको फिक्स रखो और इसको वेरी करते रहो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1 है और ये कितना आपका 4, तो कितना हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। और ये रूल आपको कैसे लगाना है बताता हूँ। इस रूल को आपको इस तरह से लगाना है कि इन ग्रुप की जो साइज है, देखो अनइक्वल के लिए बता रहा हूँ मैं, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे आपको लगे डिक्रीज कर रहे हैं वहीं रुक जाना। जैसे अब देखो, अब आप आगे आओगे तो ये 1 करोगे, ये 5 करोगे, तो अब ये 4 हो गया, तो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इसको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन चुके। अरे यहाँ पे ग्रुप में परमुटेशन का फर्क नहीं पड़ता, आप 145 बोलो, 415 बोलो या 514 बोलो, ग्रुप का साइज तो बन गया ना। अब ग्रुप के अंदर के परमुटेशन से क्या ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका तरीका यही है कि जैसी चीजें बढ़ने लगे, कम होने लगे, उसको ग्रुप में काउंट नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। फिर अब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। अगर ये 2 है तो ये मेरे लिए कितना होगा 3, दोनों का सम हो गया 5, तो ये 5 आ जाएगा। अगर ये 2 है और ये 4 है, ये हो गया 6, तो यहाँ कितना आएगा 4, और इक्वल लेना नहीं है तो ये भी नहीं काउंट होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ आऊँगा 3 पे, यहाँ आऊँगा 4 पे, कितना हो गया 7, आगे वाला 3 आएगा, तो इसका मतलब वो भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब आगे ग्रुप बनेंगे ही नहीं, बस 4 ही ग्रुप बनेंगे आपके।
आगे जो भी आप ग्रुप बनाओगे या तो उनमें रिपीट हो जाएगा कोई ना कोई ग्रुप साइज, या वो ग्रुप पहले से बन चुका होगा। इसीलिए आपको ये रूल ध्यान रखना है कि जब भी आप एक मैं इक्वल का भी बना के दिखा दूंगा, वेट है ना, अनइक्वल साइज के ग्रुप बना रहे हो ना, तो नंबर कैसे होने चाहिए, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आने लगे समझ जाना वो ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इसका अपन नंबर ऑफ ग्रुप्स कर लेते हैं। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर अपन बनाएंगे तो टोटल तो 10 ही है ना, ये लो। तो ये ग्रुप की साइज पता ही है हमें, तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल प्लस और क्या हो सकता है 10 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस और क्या हो सकता है 10 फैक्टोरियल के साथ 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और क्या हो सकता है 10 फैक्टोरियल के साथ 2 3 और 5। इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जब भी आपको अनइक्वल ग्रुप्स बनाने हैं तो उनमें हमेशा ध्यान रखना, अगर ग्रुप का साइज दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वही साइज हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा और उस पर हम हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन। जब 2 3 5 खुद ही दिए थे तो हम काहे कोई दिमाग लगाएं। देखो ये 2 3 5 इसी में तो एक है, ये रहा, ये एक था तो उसको हमने इंडिविजुअली लिख दिया। और जब अनइक्वल बोल के ग्रुप साइज नहीं दिया देन ग्रुप हमें बनाने, तो उनका साइज भी हमें ही बनाना पड़ेगा। तो उस साइज को कैसे बनाओगे ये रूल आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक, इसी में अब अगर आपका ग्रुप साइज सेम आ गया तो द रूल नंबर 2। ठीक है, तो अब अगर आपका ग्रुप साइज सेम आ जाता है तो अब आप क्या करोगे, तो मैं पूरा पहले लिख देता हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप्स, या फिर चलो ऐसे लिख दो इनटू आर ग्रुप्स which are edge। ठीक है, तो मतलब अब क्या बोल रहे हो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप विच आर एज, लाइक आपका फर्स्ट ग्रुप है मान लीजिए M1। ठीक है, लाइक M1 ग्रुप रिपीटेड R1 टाइम्स। ठीक है, अब आपका M1 जो ग्रुप है वो R1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसे आपका M2 ग्रुप है वो आपका रिपीट हो रहा है R2 टाइम्स। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमारा ग्रुप कैसे बनेगा, देन हमारे पास में नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे बनेंगे, तो यहाँ तो n फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। अब आपको देखो क्या करना है, M1 ग्रुप है वो R1 टाइम आ रहा है, तो यानी M1 ग्रुप R1 टाइम आएगा तो M1 का फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, R1 टाइम आएगा। अरे M1 फैक्टोरियल M1 फैक्टोरियल M1 फैक्टोरियल R1 टाइम तो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका M2 का फैक्टोरियल आएगा, वो कितनी बार आएगा, वो R2 टाइम आएगा। तो जो ग्रुप जितनी बार आ रहा है वो उतनी बार उसकी पावर में आ जाएगा। ऐसे ये तो चलता रहेगा इनटू। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जो इक्वल साइजेज है जैसे R1 R2 ये इक्वल साइजेज है, तो जिस साइज के वो ग्रुप हैं उसी साइज में उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसी में अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/R1 फैक्टोरियल 1/R2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कभी भी अब इसको मैं पर्टिकुलर करके दिखाता हूँ या फिर ये ऐसा क्यों हुआ रीज़न देता हूँ। ये तो मैंने जनरलाइज कर दिया। देखो अब अगर इसे ही आप पर्टिकुलर करते हो तो पर्टिकुलर मैं पहले करके दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास में 2n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट्स को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, n और n। हो गया दो ग्रुप, n और n, यही हो गया। अब इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो रूल क्या होगा वो तो अब आपको पता ही है कि अब अगर इसको लिखूंगा तो ऊपर तो टोटल का फैक्टोरियल आएगा, ये मेरे लिए p का काम कर रहा है तो इसका फैक्टोरियल, ये मेरे लिए p का काम कर रहा है इसका फैक्टोरियल, तो दोनों का अलग अलग। बट ये कितने हैं, अरे अब इसी को अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा कि 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल का पावर 2, तो जितना इसका पावर आया है उतने से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, रीज़न देता हूँ। देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके पास में 4 पर्सन्स हैं। ठीक है, और उन 4 पर्सन्स के मैं नाम भी दे देता हूँ। मान लो ये उनके नाम है,
ये उनके नाम है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप दो ग्रुप बना रहे हो इक्वल इक्वल साइज के, ठीक है, दो ग्रुप बना रहे हो इक्वल इक्वल साइज के, मतलब 2 पर्सन्स यहाँ आएंगे और 2 पर्सन्स यहाँ आएंगे, यही करोगे। तो मान लो एक बार यहाँ पर्सन आपने ए बी ले लिया, एक बार यहाँ पर्सन सी डी ले लिया, एक ग्रुप ये बन गया। दूसरा ग्रुप आपने बनाया, मान लो एक बार यहाँ पे ए के साथ सी आ गया और एक बार इसमें बी के साथ डी आ गया, तो भी ठीक है। लेकिन कभी ना कभी आप एक ऐसा ग्रुप भी तो बनाओगे कि यहाँ सी डी आ जाएगा और यहाँ ए बी आ जाएगा। अरे आप तो ग्रुप बना रहे हो ना, आप ग्रुप कैसे बना रहे हो, आप ग्रुप ऐसे ही तो बना रहे हो कि 4 पर्सन यहाँ हैं। अब आप क्या बोल रहे हो कि भाई इन दो को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ, तो मैंने इसको पहले वाले ग्रुप में डाल दिया, इसको मैं दूसरे वाले ग्रुप में डाल देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया। फिर आप बोल रहे हो एक काम करते हैं, ए और सी को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ और बी और डी को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ। अब इसी को करते करते मेरे दिमाग में ये भी तो आएगा कि ठीक है, अरे काम करते हैं, सी डी को एक ग्रुप में डाल देते हैं और ए बी को एक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आपने तो ग्रुप सही बनाया है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन, सिलेक्शन तो सही कर रहे हैं अपन लोग, क्या कर रहे हैं, दो दो का कर रहे हैं। अरे जो हमारा सिलेक्शन है वो तो सही जा रहा है ना, कि 4 में से पहले 2 को सिलेक्ट किया और फिर 2 में से 2 को सिलेक्ट किया। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ऐसे ही तो बना है, 4 में से पहले 2 को सिलेक्ट किया और फिर 2 में से 2 को सिलेक्ट किया, इतना करके हमने टोटल सिलेक्शन कर लिया। बट इस सिलेक्शन में हुआ क्या, ये वाली चीज़ें ये रिपीट होने लग जाती हैं, और जब चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं इसका मतलब आपने ग्रुप गलत बना दिए। अरे यार एक बात बताओ, मैं सीधा सा बोलता हूँ कि मुझे 2 टीम हैं, उनके साथ में उनके बीच में कोई भी एक मैच करवाना है, तो मेरे लिए वो 2 टीम मैटर करती है, उसका ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है। यानी पहली वाली दूसरी बार आ गई या दूसरी बार पहली आ गई, इट इज़ जस्ट ए नॉनसेंस इन ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब इक्वल साइज आएगी तो वो रिपीट होगी ही होगी। जैसे ए बी को मैंने पहला माना है, सी डी को मैंने दूसरा माना है, तो कभी ना कभी ऐसा पक्का होगा कि सी डी मेरा पहला बन जाएगा और ए बी मेरा दूसरा बन जाएगा। ग्रुप में तो सिलेक्शन हो रहे हैं ना। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, सिलेक्शन ही तो कर रहे हो। तो आपने सिलेक्शन के चक्कर में ए बी के साथ सी डी को किया, ए सी के साथ बी डी को किया और सी डी के साथ में ए बी को भी किया होगा, कभी ना कभी तो हो गया होगा। तो इस रिपीटिशन की वजह से हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो जितनी बार रिपीट हुआ है उसको उतनी बारी डिवाइड कर दो ताकि वो बैलेंस हो जाए और अनवांटेड काउंटिंग ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। होप सो क्लियर, मतलब ये रीजन क्लियर ना कि डिवाइड क्यों करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थॉट। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही पड़ा ही रहा, उसमें तो कोई डाउट थोड़ी है। अभी बना कैसे वो तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2 ऑब्जेक्ट का हो गया, अब ये 3 ऑब्जेक्ट आए या 4 ऑब्जेक्ट आए, क्या ही फर्क पड़ना है। जो ऑब्जेक्ट जितनी बार आ रहा है उसको उसकी पावर में कर दो, उसी पावर का फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, हो गया आपका काम। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो मान लो आपको ये दिया गया है कि हाउ मेनी वेज, अब चलो ऊपर वाला क्वेश्चन मैं वापस करता हूं। ठीक है, हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड, 9 ले लेता हूं ना मैं, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सच दैट आपको दिया है ग्रुप साइज, आप जैसे अब ये पहला आपको दिया है ग्रुप साइज आर इक्वल, ये मेंशन कर दिया गया, और दूसरा आपको दिया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जैसे करना है वैसे करो, रिपीट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा हो तो ठीक, लाइक दिस। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या बोला है कि आपके पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको क्या करना है, हाउ मेनी वी कैन डिवाइड 9 ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स, है ना, वो भी लिख दो, कितने ग्रुप में है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, 3 ग्रुप्स में बना रहे हैं। ठीक है, तो 9 ऑब्जेक्ट्स को आपको 3 ग्रुप में बनाना है। किस तरह से कि ग्रुप साइज इक्वल है, तो ग्रुप साइज इक्वल है तो नंबर ऑफ ग्रुप सीधे सीधे हो गए। अरे जब ग्रुप साइज इक्वल है ही तो पता ही है ना कि क्या होने वाला है, ये आने वाला है बस, और कोई तरीका ही नहीं है इक्वल बनाने का। तो इसका मतलब ये तो 9 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, ये 3 फैक्टोरियल 3 बार आएगा, तो चाहे तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको पहले वाले वाला फील आता है। बट बाकी है तो पावर ही ना है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये 3 फैक्टोरियल 3 बार आया, ये इसकी पावर में चला गया और इसी 3 का यहाँ फैक्टोरियल आ गया, दिस इज आंसर। ठीक है, और दूसरा वाला अगेन अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर अब हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब अगर हमें तो बस 3 ग्रुप बनाने हैं ना, साइज थोड़ी दिया गया है, तो साइज नहीं दिया गया तो अब आप खुद साइज बनाओ। तो इसमें वही सेम रूल अब आपको अप्लाई करना है। अब आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनइक्वल नहीं बोला है, मतलब
इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करोगे, अगेन वही तरीका, फिर ये 1 किया है तो अब यहाँ 1 भी आ सकता है, क्योंकि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो रिपीट भी तो हो सकता है। तो यहाँ 1 1 आ गया, टोटल कितने 9 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 के साथ 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 3, इसका मतलब यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ 1 के साथ कितना आएगा 3, ये कितना आ गया 4, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ 1 के साथ क्या आएगा 4, ये कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, कोई रिपीटेशन अलाउ है। और जैसे मैं यहाँ 1 के साथ 5 करूँगा, ये कितना हो गया 6, और अगले वाला क्या आएगा 3। जैसे ही नंबर डिक्रीज होने लग जाए उस ग्रुप को कैंसिल कर दो और आगे जाने की नीड ही नहीं है। तो 1 वाला काम हो गया, अब 2 से स्टार्ट करो। तो अगर आप 2 लोगे तो 2 के साथ ये 2 आएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलोगे तो ये 2 के साथ आएगा 3, कितना हो गया 5, तो यहाँ 4 आ जाएगा। जैसे आप 2 के साथ 4 लोगे कितना आएगा 6, फिर ये डिक्रीज होने लग जाएगा, आगे कोई ग्रुप नहीं बनेगा। फिर अपन 3 के साथ चलेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 आ जाएगा, आगे कोई ग्रुप नहीं बनेगा। लाइक आप 3 के साथ 4 लोगे तो 7 तो हो गया, तो जैसे ही नंबर डिक्रीज होने लगे वहीं रुक जाओ। अरे नहीं तो इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कितने ग्रुप बनेंगे, हमें थोड़ी पता है। तो दिस इज द वे। अब इसको लिखने का तरीका तो आपको पता ही है, मैं ये लिख देता हूँ। तो अब इसके जो टोटल ग्रुप्स आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, इज इक्वल टू, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो क्या हो रहा है 7 फैक्टोरियल, टोटल कितने हैं, सॉरी 9 है ना, सॉरी, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल तो आ ही आएगा, और 1 फैक्टोरियल की पावर 2 भी आएगी ना, क्योंकि 2 बार आ रहा है। अब ये 2 बार आ रहा है इसलिए इसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर प्लस अगले वाला 9 फैक्टोरियल, तीनों का अलग अलग साइज है तो कोई टेंशन नहीं है, तीनों को अलग अलग लिख दो। फिर प्लस फिर यहाँ 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इसमें फिर तीनों का अलग अलग साइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लिख दो। फिर प्लस 9 फैक्टोरियल, अब 1 4 4, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल का पावर 2 आएगा और एक 1 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 बार आ गया इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फिर 2 2 5, तो इसका मतलब फिर यहाँ क्या आ रहा है 2 फैक्टोरियल का पावर 2 आ रहा है और फिर 5 फैक्टोरियल आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है इसलिए फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। फिर प्लस 9 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, कोई रिपीटेशन नहीं है। और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का पावर 3, और ये 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसका डिवीजन कर दो, ठीक है। देखो इतने बड़े क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम में आए नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर। मैटर सिर्फ इस चीज़ का है कि आपको समझ आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं अगर ग्रुप साइज नहीं दिया गया और मुझे ग्रुप बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या इतना समझने में कि अगर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कर पाओगे, बताओ। सिर्फ ग्रुप बनाने वाले हैं, अभी हमने सिर्फ ग्रुप बनाए, यस सर। ठीक है चलो बढ़िया। अब देखो इसी में एक छोटा सा पार्ट में और करवा देता हूँ, फिर इसी का लार्जेस्ट पार्ट अपन कल देखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने डिवीजन तो कर लिया, अब इसी डिवीजन को अगर हमें मतलब ग्रुप्स को अब हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट्स करना है, तो इसी को सिंपली आप क्या कह सकते हो, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है इसलिए इसको मैं आज करवा रहा हूँ, थोड़ा अलग होगा वो पार्ट कल करवा दूंगा। लाइक अभी हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, एक तरह से आप कह सकते हो, बट किसका करना है ग्रुप्स का, किस में करना है पर्सन्स में करना है। अब वो पर्सन्स कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसको इस आर्टिकल से बोल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो अब यहाँ क्या होगा वो आप समझ लो। अब जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग पर्सन्स में, सुन लो क्या है, पहले तो मैं इसका रूल बता देता हूँ। जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा ठीक है अमंग पर्सन्स में, तो हम क्या करते हैं दो रूल्स लगाते हैं यहाँ पे। पहला रूल लगेगा ग्रुपिंग का, तो जब तक आप ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप ग्रुप बनाओगे। अब वो ग्रुप साइज इक्वल के भी हो सकते हैं और अनइक्वल के भी हो सकते हैं, वो अपन ने देख लिए दोनों के दोनों। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स अरे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो अरेंजमेंट है ना कि किसको किसको दे रहे हो, तो यहाँ पे अब आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट का सिंपल मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है। बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो ग्रुप बनाई है ना वो सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की है। जब वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तरीका अपन कल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के ग्रुप बना रहा हूँ और उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपने अभी भी पढ़ा सेम तरीका लगा दो। जैसे मान लो अभी जो दो अपन ने पढ़े, उनको याद रखने का तरीका क्या है? ठीक है, लाइक आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं और 2 ही पर्सन्स में करना है। ठीक है, वेयर ग्रुप साइज आर अनइक्वल। ठीक है, तो मान लो टोटल ऑब्जेक्ट n है, आपने उन्हें 2 साइजेस में अलग अलग बना दिया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ग्रुपिंग हो गई, क्योंकि देखो ये अभी मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए इसको डिटेल से बनाने की नीड नहीं है। और इसे क्या करना है? 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है। तो पहले ग्रुप बना लिए और उसका बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इसे 3 आए तो यहाँ 3 पर्सन आ जाएंगे, 4 आए तो 4 पर्सन आ जाएंगे। और इसी में अगर आपको ये बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 2 ग्रुप्स among 2 persons where group size are equal, आपको ऐसा बोल दिया कि उनका ग्रुप साइज इक्वल है। तो अगर ये n फैक्टोरियल है तो मान लो उनका ग्रुप साइज अगर मैं क्या मान रहा हूँ, या फिर चलो n 2n ही मान लेता हूँ तो ताकि थोड़ा फील आ जाएगा। अगर मेरे पास 2n है तो n और n आ जाएगा, तो यहाँ तो n फैक्टोरियल का स्क्वायर तो आएगा और इंटू 1/2 फैक्टोरियल। इससे क्या बनना है? इससे सिर्फ ग्रुप बना है और फिर इसको इंटू 2 फैक्टोरियल कर देना है, क्योंकि अभी हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनली आपका आंसर सिर्फ ये इतना आता है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, जैसे चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ समझने के लिए। ये बहुत बेसिक सा आर्टिकल है, इसके एडवांस प्रॉब्लम्स अपन कल करेंगे जब ऑब्जेक्ट्स बदलेंगे। देखो जैसे आपको दिया गया है कि हाउ मेनी वेज सिक्स डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 children of unequal group size like this। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। आपको क्या बोला कि आपको 6 डिफरेंट बुक्स हैं, वो 3 बच्चों में बांटनी है और इस तरह से बांटनी है कि वो बुक जिन बच्चों के पास भी जा रहे हैं अलग अलग क्वांटिटी में जाए। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटी में जाए तो ये अपन काम पहले ही कर चुके हैं। तो हमें 3 ग्रुप बनाने, मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गए अपने 6। फिर अगर मैं यहाँ 1 लेके 3 लूंगा तो फिर नहीं होगा, और 2 लेके 3 लूंगा तो भी नहीं होगा। मतलब अगर ये कुछ भी नहीं बोल रहा तो भी इस 1 के अलावा दूसरा ग्रुप बन ही नहीं सकता, कंफर्म हो गया, क्योंकि अनइक्वल बोला है। ठीक है, तो अगर अनइक्वल बोला तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके पास 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये मेरा ग्रुप बन गया और इसे 3 बच्चों में बांटना है, इसलिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको अब आप सॉल्व करते रहना। लाइक दिस 720/2 विच इज 360, दैट इज योर आंसर। ठीक है, और इसी सेम क्वेश्चन को अगर वो ऐसे बोले, चलो इसी का दूसरा पार्ट ले लेता हूँ। मान लो ये पहला पार्ट था, ये मेरा अनइक्वल ग्रुप साइज का आ गया। ठीक है, अब इसी में अगर आपको बोला गया है कि इक्वल ग्रुप साइज करना है, ठीक है, तो अगर आपको इक्वल ग्रुप साइज करना है तो अब फिर से आप ग्रुप बनाओगे। 6 पर ऑब्जेक्ट्स है तो उसका इक्वल का तो एक ही तरीका है, अगेन 2 2 2, और कोई तरीका है ही नहीं। तो यानी टोटल क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का पावर यहाँ 3 आ जाएगा, इंटू 1/3 फैक्टोरियल आ गया। पहले ग्रुप बनाना है, ग्रुप बन गया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये यहाँ से इसको डिवाइड कर देगा और दिस इज योर आंसर। जो भी है आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी में तीसरा आपको दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो ठीक है, इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो अब आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो अब आप ग्रुप बनाओ पहले तो 1 हो सकता है, फिर ये 1 हो सकता है, 2 तो आ गया, 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 के साथ ये 2 आ जाएगा तो 3 आ गया, 3 यहाँ आ जाएगा, और 1 के साथ अगर ये 3 आएगा तो कितना आ गया? 4, ये 2 डिक्रीज होने लग गया, मतलब अब आगे नहीं जाना। अब 2 से स्टार्ट करो, तो 2 के साथ 2 4, तो यहाँ फिर ये 2 आ जाएगा, अब आगे नहीं बनना। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिर्फ क्या बने? ये अब आपके पास में 3 ग्रुप्स बने। तो पहले इसकी ग्रुपिंग कर दो। देखो सबसे आसान क्या है इस क्वेश्चन को करना, पहले इसकी ग्रुपिंग कर दो। 6 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल का पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, सारे अलग अलग हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे फिर 6 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल का पावर 3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल। ये क्या बन गई, ये ग्रुपिंग बन गई। इसे 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डायरेक्ट 3 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि वो तो हर एक ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। अब देखो इसमें भी अभी क्या होता है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ। मान लो आपको दिया गया है कि हाउ मेनी वेज we can distributed 9 different toys among 3 children in, चलो साइज में नहीं लिख रहा, छोड़ो उसको। ठीक है, तो हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड 9 डिफरेंट टॉयज अमंग 3 चिल्ड्रेन, लिख लो रे यार। चलो, अनइक्वल साइज such that youngest child receive maximum toys. Like this is your question. It is just a restriction for you. ठीक है, तो मैं क्या बोला, how many ways we can distributed 9 different toys among 3 children इन अनइक्वल साइज। तो पहले तो ग्रुप बना लें, डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में करेंगे। तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ग्रुप बनाना होता है, और ग्रुप बनाने की इसने कंडीशन दे ही दी कि अनइक्वल रखना है। तो अनइक्वल रखना है तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 है तो ये 6 आ जाएगा। फिर 1 के साथ ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के साथ 4 है तो ये 5 है, अगला 4 आएगा तो मतलब नहीं बनेगा, तो 1 वाले तो 2 ही बनेंगे ना। ठीक है, अब 2 पे चलते हैं। तो 2 के साथ ये 3 आ गया, तो 5 है तो ये 4 आ जाएगा, और जैसे ही मैं 2 के साथ 4 करूंगा ये 6 है, 3 है, डिक्रीज हो जाएगा, नहीं बनेगा। अब मैं 3 के साथ करूंगा तो 3 के साथ 4 डिक्रीज हो जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब बस ये 3 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, अब ये ग्रुप्स बन गए तो पहले इन ग्रुपिंग कर देते हैं। इसकी क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 और 4। ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ। तो इसमें अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्वेश्चंस जैसे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। कैसे लगाना पड़ता है, क्योंकि इस भाई साहब ने एक साफ साफ बोला है यंगेस्ट चाइल्ड रिसीव मैक्सिमम टॉयज। इसका मतलब ये बेचारा सबसे छोटा वाला बच्चा है, और इस सबसे छोटे वाले बच्चे ने क्या बोल दिया कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा टॉयज आएंगे वो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। आप मेरे वाले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप मेरे वाले मुझे ही दोगे। आप क्या कर सकते हो, आप इन बाकी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आपको यहाँ दी गई है ना कि यंगेस्ट चाइल्ड रिसीव मैक्सिमम टॉयज इज ए रेस्ट्रिक्शन, जो हमें ये बताना चाह रहा है कि छोटा वाला बच्चा अपने टॉयज दूसरों को नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो यही है ना कि ये वाला किसी के पास भी चला जाए, ऐसे ये वाला किसी के पास भी चला जाए, तो नहीं जा सकता क्योंकि इस बार रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए 3 बॉयज होते हुए भी डिवीजन सिर्फ 2 में है क्योंकि 1 पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो बताओ, होप सो एवरीथिंग इज क्लियर विद द ग्रुपिंग एंड द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।